हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूदी की स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बंगाल का उदय भाग 4। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे तो बंगाल का उदय भाग 4। और इसमें हम देखेंगे एकदम दमदार टॉपिक जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है तो प्लासी का युद्ध। इसके पहले हम लोगों ने क्या देख लिया था, इसके पहले हम लोगों ने देखा था भाग 3 में यानी आपका ब्लैक होल की घटना, और दूसरा क्या देखा था अलीनगर की संधि। क्या देखा था दोस्तों, ब्लैक होल की घटना और अलीनगर की संधि। ब्लैक होल की घटना में हम लोगों ने क्या देखा था, जो 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना हुआ था। उसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला ने क्या किया कि आपका मिंचन, ड्रेक और हवेलक या हॉल उसको क्या बोलते हैं हॉलवेल यानी इन तीनों के नेतृत्व में यानी जो ब्रिटिश सेनाएं लड़ रही थी सबको पकड़कर यानी 146 ड्रेक और मिंचन तो हम लोग देखे थे कहां भाग गए थे जी, ये अपने जान बचाने के लिए फुल्टा द्वीप पे भाग गए थे। और किनके नेतृत्व में सेनाएं लड़ रही थी, तो केवल हॉलवेल के नेतृत्व में क्या कर रही थी, सेनाएं लड़ रही थी, युद्ध कर रही थी। उसमें क्या करता है सिराजुद्दौला कि 146 सेनाओं को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद क्या होता है, एक 10 गुने 14 गुने 18, ठीक है, या बोल सकते हैं 18 गुने 14 गुने 10 लंबाई उसके 18 लंबाई 14 चौड़ाई और 10 ऊंचाई के एक रूम में यानी 146 सेनाओं को बंद कर देता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, अगले दिन जब सुबह उठकर दिखाया जाता है तो उसमें से 123 सेनाएं मृत पाई जाती है। मतलब 123 सेना क्या हो गई थी, मर गई थी। मात्र कितने लोग बचे थे, तो केवल 23 लोग बचे थे। और उसमें एक हॉलवेल भी क्या हुआ था, बचा हुआ था। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना के इतिहास में क्या बोला जाता है, ब्लैक होल की घटना, जो कब हुआ था 20 जून 1756 ईस्वी को। अब इससे अंग्रेज सेना क्या हो जाएगी, बौखला जाएगी। अंग्रेज जो होंगे वो काफी क्या हो जाएंगे, बौखला जाएंगे। और ये चलेगी कहां से सेनाएं, तो मद्रास से। हम लोग जो देखे थे सेंट जॉर्ज फोर्ट जिसकी स्थापना 1640 में हुई थी, हम लोग देखे थे ना जी। 1640 में अंग्रेजों ने क्या किया था, सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की थी मद्रास में। वहां से दो तरह की सेनाएं निकलती है, एक स्थलीय सेना और दूसरा जलीय सेना। स्थलीय सेना का नेतृत्व किसके हाथ में दिया जाता है जी, तो रॉबर्ट क्लाइव। यानी स्थलीय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। और जलीय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, एडमिरल वाटसन। तो स्थलीय सेना और जलीय सेना दोनों आते हैं कहां, बंगाल में। बंगाल में कहां, अलीनगर। अरे वही अलीनगर जहां पर क्या किया था, यानी कोलकाता को अलीनगर बोलते हैं, जिसको जीतने के बाद यानी कोलकाता और कासिम बाजार को जीतने के बाद यानी कोलकाता का नाम बदलकर सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया था, अपने नाना के नाम पर उसका नाम रख दिया था अलीनगर। और यहीं पर जब आती है सेना एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में जलीय सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में स्थलीय सेना, अब सिराजुद्दौला भाई देकर होता है शांत। कारण क्या था, तो कारण ये था कि अब बेचारे इतनी बड़ी सेना से तो लड़ नहीं सकते थे। अब होता है यहां पर अलीनगर की संधि, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हम लोग देखे थे अलीनगर की संधि में कि भाई इनको 3 लाख रुपया क्या देना पड़ा, जुर्माना देना पड़ा यानी क्षतिपूर्ति के रूप में। उसके बाद अब वो सब बोला कि भाई हम बंगाल में एकदम अपने मन से जहां इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, दुर्ग लगा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जितने भी यानी फारूक सियर द्वारा दिया गया यानी सुविधाएं जो फारूक सियर ने हमको दिया था वो सुविधाएं जारी रहेगी, आप बीच में रोक टोक नहीं कीजिएगा। मतलब अभी वो अपनी सारी बातें अंग्रेज क्या करते हैं, सिराजुद्दौला से मनवा लेते हैं। फिर भी क्या होगा, फिर भी रॉबर्ट क्लाइव शांत नहीं बैठेगा। उनके ऊपर यह भूत सवार हो गया था कि जब तक सिराजुद्दौला की गद्दी से हटाएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। मतलब का कि जब तक तोड़ेंगे नहीं सिराजुद्दौला को तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आया, एगो डायलॉग है, याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब यही तोड़ने का काम करता है सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला को तोड़ने के लिए कौन सा उपाय लगाएगा, इसके बारे में हम ये देखेंगे। और वो कौन कौन सा षड्यंत्र रचेगा, कौन कौन से चक्रव्यूह का निर्माण करेगा, इस अध्याय में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे, इस पार्ट में देखेंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी आपको मजा आने वाला है सब इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो एकदम आप लोग दिल थाम कर बैठिए और एक कॉपी और एक कलम लेकर साथ में बैठिएगा। ठीक है, कि जो हम पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे आप उसको उतारते चलिएगा, नोट करते चलिएगा।
चलिए जी दोस्तों, तो अब ये यानी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है इसके बारे में, कौन सा षड्यंत्र रच जाएगा इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, सोचता है कि भाई सिराजुद्दौला को हमें क्या करना है, गद्दी से हटाना है। हर हाल में सिराजुद्दौला क्या करता है, पद से हटा देना है, उखाड़ कर साफ फेंक देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले इसके विरोधी कौन कौन है उसको देखा जाए। बात समझ में आया ना। अरे दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो अभी दुश्मन को खोजा जाएगा कि सिराजुद्दौला का दुश्मन उसके दरबार में कौन है, उसके राज में कौन है, उसको खोजा जाए और उसको खोजने के बाद उसके साथ संधि किया जाए और उसके साथ मिलकर सिराजुद्दौला के पद से पदच्युत किया जाए, यानी पद से हटा दिया जाए। उसमें सबसे बड़ा नाम कौन कौन देखिए, तो उसके दरबार में बहुत धोखाबाज था, सब अपना होकर धोखा देने वाला बहुत लोग था। जैसे कि हम देख सकते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला इसके दरबार में कौन कौन से लोग थे, तो इसके दरबार में धोखा देने वाले लोग, यानी जो इनके दरबार में रहते थे, बड़े बड़े पद पर थे, फिर भी इनका सपोर्ट नहीं करते थे, इनके विरुद्ध में रहते थे। ठीक है, तो कौन कौन से लोग थे थोड़ा देखिए। तो आपका पहला नाम आ जाएगा, आप क्या बोल सकते हैं, मीर जाफर, जो उसका प्रमुख सेनापति था। याद बताइए, मीर जाफर भी क्या था, इसके साथ दागाबाजी किया। मीर जाफर, मीर जाफर था। दूसरा कौन हो जाएगा भाई, तो दूसरा व्यक्ति का हम नाम क्या बोल सकते हैं, राय दुर्लभ। ठीक है, क्या हो सकता है, पहला आप देख लिए मीर जाफर, दूसरा हो जाएगा आपका क्या, राय दुर्लभ, राय दुर्लभ। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हम बोल सकते हैं अमीचंद, अमीचंद। चौथा क्या हो जाएगा, मनिक चंद, मनिक चंद। अब देखिए मीर जाफर जो था, ये प्रमुख लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जो बहुत से ऐसे लोग थे जो इनसे नाराज थे, लेकिन ये प्रमुख जो थे और काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे, इनके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला व्यक्ति हो जाएगा आपका कौन, तो इसमें हम देख सकते हैं मीर जाफर जो क्या था, प्रमुख सेनापति था। क्या था, सिराजुद्दौला का ये प्रमुख सेनापति था, ये प्रमुख सेनापति था। और ये भी किससे नाराज था, सिराजुद्दौला से काफी नाराज रहता था। और दूसरा हम देख सकते हैं राय दुर्लभ, ये भी क्या था, ये भी सेनापति था, ये भी क्या था आपका, तो सेनापति था। और तीसरा देख सकते हैं अमीचंद, क्या होगा जी, अमीचंद, जो उस समय अमीचंद के बारे में देखा जाए तो अमीचंद एक बहुत बड़ा उद्योगपति था। ये क्या था, एक उद्योगपति था। उसके बाद हम देख सकते हैं क्या, मनिकचंद, मनिकचंद का नाम आता है, तो मनिकचंद क्या था जी, तो मनिकचंद एक प्रभावशाली नेता था, प्रभावशाली नेता। ये सभी लोग थे और ये सभी किसको नापसंद करते थे, ये सभी सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे। अब होता क्या है, अब रॉबर्ट क्लाइव खोज रहा है कि कौन कौन से व्यक्ति है जो क्या करता है, किनसे नाराज है, सिराजुद्दौला से नाराज हो, जो प्रमुख व्यक्ति। अब जनता से थोड़े जाएगा पूछने कि आप नाराज हैं कि खुशी है, जनता से पूछिएगा क्या करेगा। ठीक है, तो उसके दरबार में वो कौन कौन से व्यक्ति थे जो इनसे काफी नाराज रहते थे, खफा रहते थे, उनसे जाकर क्या करेगा, मीटिंग करेगा, बात करेगा। तो सबसे पहला व्यक्ति जो होगा जिससे बात करेगा उसका नाम था आपका अमीचंद। कौन, क्या नाम था जी, अमीचंद। अमीचंद क्या था, ये समझिए कि एक प्रकार का क्या था, बहुत बड़ा उद्योगपति था। अमीचंद क्या था, एक उद्योगपति था। और अमीचंद से मीटिंग होता है किसके साथ, यानी अमीचंद और रॉबर्ट क्लाइव एक साथ बैठते हैं। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं अमीचंद, अमीचंद और किसके बीच, और कौन बैठते हैं जी, अमीचंद के साथ आपको बैठता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब यहां पर देखिए अमीचंद और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक समझौता होता है, एक मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में क्या होता है, तो उस मीटिंग में यानी रॉबर्ट क्लाइव अमीचंद से क्या कहता है कि आप क्या कराइए। अमीचंद एक प्रभावशाली क्या था, व्यापारी था, तो इनसे बोलता है कि आप क्या कराइए कि आप से यही अनुग्रह है, यही क्या है, अनुरोध है कि आप हमें मीर जाफर से क्या करा दीजिए, मीटिंग फिक्स करा दीजिए, मतलब एक समझौता करा दीजिए। यानी किसमें, तो रॉबर्ट क्लाइव बोलता है किनसे, अमीचंद से, कि आप एक मीटिंग कराइए किनके साथ, मीर जाफर के साथ।
ठीक है। तो अमित चंद बोलेगा ठीक है हम करा देंगे, लेकिन उसमें हमारी क्या फायदा होगी, हमको क्या मिलेगा। तो अब ये बोलता है रॉबर्ट क्लाइव कि जो आप मांगिए आपको दिया जाएगा, बस आपको क्या करना है, तो आपको क्या नाम है, मीर जाफर के साथ बस एक मीटिंग फिक्स करा देना है, और उसके लिए आप जो मांगिएगा वो हम आपको देंगे। अब देखिए ये मतलब ना कहते देर ना मांगते देर। अभी अमित चंद क्या करेगा, देखिए क्या क्या किन किन चीज़ों का फरमाइश करेगा। बोलेगा ठीक है जो हम मांगेंगे वो आप दीजिएगा, तो हम मांगते हैं। देखिए क्या क्या मांगेगा, बोलेगा कि पहले तो आप हमें क्या कीजिए 30 लाख रुपए दीजिए। कितना? 30 लाख रुपए। यानी ठीक है हम मीटिंग कराएंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमें क्या करना पड़ेगा, 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बोलता है ठीक है हम आपको क्या करेंगे, 30 लाख रुपए देंगे। अब देखता है कि भाई 30 लाख रुपए मांगे, तो इसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और कुछ मांगते हैं, और क्या मांगेगा, बोलेगा कि बंगाल का जो खजाना है उस खजाने का 50% हिस्सा किसको मिलना चाहिए, अमित चंद। यानी बंगाल के खजाने का, बंगाल का जो खजाना था, बंगाल के खजाने का 50% हिस्सा किसे मिलना चाहिए, अमित चंद। अब बताइए, अब देखिए ये क्या मांग रहा है, पहले मांग रहा है 30 लाख रुपए। केवल देखिए कुछ नहीं करना है भाई, केवल इसको मीर जाफर से क्या करा देना है, मीटिंग फिक्स करा देना है, एक समझौता करा देना था, बस इसके लिए इतना पैसा मांग रहा है। क्या कह रहा है कि आप हमें 30 लाख रुपए दीजिए। रॉबर्ट के बोला ठीक है हम आपको देंगे। दूसरा कह रहा है कि भाई आपको बंगाल के खजाने का 50% हिस्सा किसको देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे, मीर जाफर से आपकी मीटिंग करवाएंगे। अब तो रॉबर्ट क्लाइव बेचारे अंदर अंदर क्या हो रहा था, उसका खून तो खोल ही रहा था, लेकिन क्या करें मजबूर है। बोलेगा ठीक है हम आपको क्या करेंगे, ये भी देने के लिए रेडी हो गए, ये भी आपको देंगे। ठीक है, ये भी स्वीकार कर लेता है कि चलिए हम आपको वो भी दिए। अब आप क्या कीजिए, आप मीटिंग में तो बोलता है ना ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले आप क्या कीजिए, एक दस्तावेज या बोल सकते हैं क्या उसको, एग्रीमेंट बनवाइए। क्या कीजिए, एक एग्रीमेंट बनवाइए, और जिस पर हमारा भी सिग्नेचर होगा और आपका भी सिग्नेचर होगा, दोनों का आदमी का सिग्नेचर होगा। तब हम विश्वास करेंगे कि आप हमको क्या कीजिएगा, वो खजाना और पैसा दीजिएगा। रॉबर्ट के बोलता ठीक है भाई हम वो भी कर देंगे। एक एग्रीमेंट बनवा दे रहा है, ठीक है, और एक एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट कैसा बनेगा, तो 2 तरह का है बाबू एग्रीमेंट बनेगा, याद रखिएगा। कितने तरह का, तो 2 तरह का एग्रीमेंट बनेगा। एक एग्रीमेंट का पेपर होगा आपका रेड, ठीक है, और एक एग्रीमेंट का पेपर होगा आपका वाइट, उजला। तो जो वाइट पेपर होगा वो होगा ओरिजिनल, और जो रेड पेपर होगा वो होगा आपका डुप्लीकेट उसका। ठीक है, ये तो अपना चलाकी लगाए अमित चंद। क्या बोले कि भाई आप क्या कीजिए, एक एग्रीमेंट पेपर बनवाइए और उस पर अपना सिग्नेचर कीजिए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, आपको ये 30 लाख रुपए और बंगाल के खजाने का 50% हिस्सा आपको हम देंगे। इसके लिए आप एग्रीमेंट बनवाइए, तब हम क्या करेंगे, आपकी मीटिंग किनके साथ करवाएंगे, मीर जाफर के साथ। बस समझ में आ रहा होगा एकदम 100%। केवल सुनना है बाबू, कुछ नहीं करना है, केवल सुनना है। तो ये बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव कि हम मानने के लिए तैयार हैं, हम एग्रीमेंट भी बनवाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब होता क्या है कि ये एग्रीमेंट के लिए 2 पेपर का डिमांड करवाएगा। क्लाइव चालाक ना था जी, काफी चतुर था, ये गधा थोड़े था। अब ये क्या करेगा, 2 पेपर बनाता है। एक रेड जो नकली पेपर था, ये क्या था, नकली पेपर था, और ये जो क्या था, ओरिजिनल पेपर था, या बोल सकते हैं क्या असली पेपर था। ये नकली था ये और असली ये था। अब इसमें क्या होता है, साइन किसका चाहिए था, तो साइन उसमें आपका एडमिरल वाटसन का चाहिए था। एडमिरल वाटसन के पास जाता है जब रॉबर्ट क्लाइव से सिग्नेचर करवाने के लिए कि आप क्या कीजिए, डुप्लीकेट पेपर अब साइन को ना दे दिए। तो ये बोला था ना हम क्या नहीं करेंगे, यानी डुप्लीकेट पेपर पे सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, यानी नकली पेपर सिग्नेचर नहीं करेंगे। हम जब करेंगे सिग्नेचर तो ओरिजिनल पेपर पे ही क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। अब रॉबर्ट क्लाइव तो फंस गया, बोला ठीक है आप क्या कीजिए, ओरिजिनल पेपर में ही सिग्नेचर कर दीजिए। रॉबर्ट क्लाइव क्या करवाता है, यानी जो डुप्लीकेट पेपर था उस पर सिग्नेचर न लेकर, यानी
एडमिरल वाटसन का सिग्नेचर किस पे ले लेता है? एडमिरल वाटसन, यानी एडमिरल वाटसन का सिग्नेचर इस पे ले लिया जाता है। एडमिरल वाटसन सिग्नेचर किस पे करता है? असली पेपर पे करता है, जो श्वेत पत्र था। ठीक है, अब क्या करेगा आपका रॉबर्ट क्लाइव कि इसके सिग्नेचर का कॉपी खुद से कहाँ कर देगा? इस डुप्लीकेट पेपर पर एडमिरल वाटसन का सिग्नेचर खुद कर देता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। बस में रॉबर्ट क्लाइव इस पर यानी खुद इसका डुप्लीकेट सिग्नेचर करके, और ये जो आपका पेपर है किसको दे दिया जाता है? जो एग्रीमेंट पेपर है ये दे दिया जाता है आपका अमीचंद को। चलिए भाई, अमीचंद तो वाह फूले ना समय पूरा समझिए कि एकदम गज थे कि भाई हमको तो मिल गया, एग्रीमेंट मिल गया, अब कहाँ जाएंगे अंग्रेज, अब तो केवल हमको मीटिंग करवाना है, बाकी सब ही अब तो 30 लाख रुपए हमारा हो गया, बंगाल का 50% खजाना किसका हो गया? हमारा हो गया। पूरा खुश थे। अरे देगा तब ना, खुश होकर क्या कीजिएगा? खुश तो हो गए। अब ये क्या करेंगे कि मीर जाफर के साथ रॉबर्ट क्लाइव का मीटिंग फिक्स करा देंगे। दोनों के बीच क्या होगा? एक समझौता होगा। उस समझौता को देखते हैं कि भाई उस समझौता में होता क्या है। बड़ा मजा आने वाला है, आप देखते रहिए इसको। ये तो आप समझ गए होंगे कि अमीचंद और रॉबर्ट क्लाइव के बीच क्या होगा। अमीचंद और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक मीटिंग होगा और उस मीटिंग में यह निर्णय लेंगे कि भाई हमें क्या कीजिए, इतना पैसा दीजिए 30 लाख रुपए, और बंगाल के खजाने का 50% हिस्सा हमें चाहिए। तब हम क्या करेंगे? मीर जाफर से आपकी मीटिंग करवा देंगे। बताइए मीटिंग कराएगा तो इतना पैसा मांगता है। तो मान लीजिए तो उद्योगपति था, इसको पैसे से ना मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। राजा कोई भी रहे उससे उसका क्या मतलब है। लेकिन यहां पे जरूरी जो है इसको देखिएगा। एक तरफ है मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर। और दूसरा तरफ कौन है? आपका रॉबर्ट क्लाइव। दोनों के बीच क्या होता है? मीटिंग होता है। क्या होता है? दोनों के बीच एक समझौता होगा और इस समझौता में देखेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे ही मीर जाफर के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच बाबू संधि होगा, रॉबर्ट क्लाइव क्या बोलेगा? बंगाल का नवाब। अब देखिए क्या बोला? बंगाल का नवाब। वो भी बात सुनकर मीर जाफर के कान खड़े हो जाते हैं। अरे भाई बंगाल का नवाब हमको बोल रहा है। अब इतना ही में ही क्या हो गए? पूरा खुश। अभी कह रहे बंगाल का नवाब हम कैसे हो सकते हैं? तो रॉबर्ट के बोलता है एकदम हो सकते हैं। अब मैं जैसा बोलूंगा वैसा आप कीजिए, और बंगाल का नवाब कौन होगा? आप ही होइएगा बंगाल का नवाब। आप ही है बंगाल का नवाब। ठीक है। अब ये बेचारे सब कुछ भूल गए और सपनों में खो गए। किसमें खो गए? सपनों में खो गए कि बंगाल का नवाब मैं ही हूं। अब तो सेनापति से मैं क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन गया। कौन बना रहा है? अंग्रेज बना रहे हैं। तो अब उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना होगा करने के लिए रेडी है। अब देखिए क्या होता है। रॉबर्ट क्लाइव बोलेगा कि भाई आप क्या कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मैं आपको क्या करूंगा? बंगाल का नवाब बनाऊंगा। बोलेगा मीर जाफर क्या करना होगा आप केवल बोल दीजिए। रॉबर्ट क्लाइव पहला बात रखता है कि बंगाल का नवाब आप होंगे। क्या होगा? पहला पॉइंट। तो यही बतिए पहले समझौता में लिख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब कुछ खो गए थे, मैंने समझी कि उदासीन हो गए थे। तो बंगाल का नवाब यहाँ पे लिख दे रहा है। बंगाल का नवाब कौन होगा? यानी मीर जाफर। बंगाल का नवाब पहला पॉइंट में लिखा गया, तो बंगाल का नवाब मीर जाफर। काम खत्म। सब कुछ अब ले लीजिए, जो भी लेना ले लीजिए। बंगाल का नवाब केवल हमको बना दीजिए, बाकी सब ले लीजिए। अब मीर जाफर भाई केवल हमको क्या करना है? अरे सेनापति से हम क्या बन रहे हैं? नवाब बन रहे हैं। यही हमारे लिए क्या है? काफी है। बाकी कुछ भी हो जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये बोलता है कि बंगाल का नवाब मीर जाफर होगा। दूसरा बात ये क्या कहते हैं? दूसरा बात कहते हैं बंगाल का नवाब आप रहिएगा, लेकिन उस पर आपका देखा जाए एक तरफ से कंट्रोल किसका रहेगा? तो कंट्रोल रहेगा अंग्रेजों का। ठीक है। यानी बंगाल पर कंट्रोल किसका रहेगा? ये दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि बंगाल पर नियंत्रण कंपनी का रहेगा। किसका रहेगा? बंगाल पर नियंत्रण कंपनी का रहेगा।
नवाब आप रहिएगा, नियंत्रण कौन करेगा? कंपनी। बोलता है भाई उससे हमको क्या मतलब है, केवल हमको नवाब बनना है, बाकी कुछ हम बोले ना पहले ही बोल दिए कि इसको बस यही चाहिए था कि नवाब हम बन जाए, बाकी कुछ भी उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए नवाब तो बना दिया गया, लेकिन क्या बंगाल पर नियंत्रण किसका हो गया? अब बंगाल पर नियंत्रण किसका होगा? यानी कंपनी का, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का। आगे देखिए तीसरा बात ये क्या बोले, तीसरा बात बोले थे कि भाई बंगाल में जहां चाहेंगे वहां हम दुर्ग लगाएंगे। तो भाई जब नियंत्रण तहार हो ही तो जहां मन करे वहां दुर्ग लगाओ ना, तरह के बोला जाता है, मैं समझ रहा है ना। तो अब बंगाल पर नियंत्रण कंपनी का रहेगा, इसका मतलब क्या कि फिर ये तीसरा पॉइंट बोलेंगे कि बंगाल में कहीं भी हम दुर्ग लगा सकते हैं। बंगाल में दुर्ग लगाने की फुल क्या रहेगी, आपकी स्वतंत्रता रहेगी। तो आप लिख सकते हैं तीसरा बात यही था, दुर्ग लगाने की स्वतंत्रता बंगाल में, दुर्ग बनाने का एक अधिकार, ये स्वतंत्रता लिख दीजिए। बंगाल में दुर्ग बनाने की स्वतंत्रता। और साथ में क्या मांगा था, साथ में एक और इसमें बोला गया था कि 24 परगना की जमींदारी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, 24 परगना की जमींदारी, 24 परगना की जमींदारी ये आपको देनी पड़ेगी। मतलब ये 4-5 बहुत सारे हाँ यही लगभग प्रमुख मुद्दे थे, 4-5 मुद्दे थे जिस पर ये मीर जाफर क्या हो गया, यानी सभी मुद्दों को मानने के लिए क्या हो गया, सभी मुद्दों को मान लिया गया। पहला बात क्या था कि बंगाल का नवाब कौन होगा, तो बंगाल का नवाब मीर जाफर होगा। चलिए इसी पर तो ये सब कुछ भूल गया, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ भूल गया था। दूसरा बात बोला गया कि बंगाल पर नियंत्रण किसका हो गया, यानी बंगाल का नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो कंपनी का होगा। तीसरा बात क्या बोला गया, बंगाल में दुर्ग बनाने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी, बंगाल में दुर्ग बनाने की स्वतंत्रता होगी। ठीक, चौथा बार क्या बोला है कि 24 परगना की जिम्मेदारी चाहिए हमको। कितनी परगना, यानी 24 परगना की जिम्मेदारी चाहिए। और पांचवा में बोल सकते हैं मुक्त व्यापार, क्या बोल सकते हैं, मुक्त व्यापार। तो अब वही ही देखिएगा 10 तक फ्री पास जारी रहेगा, मुक्त व्यापार। ये 4-5 मुद्दे थे, ये क्या यानी मीर जाफर क्या करते हैं, एकदम हंसते खेलते स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, हंसते खेलते स्वीकार कर लेंगे, कुछ पैसा भी इनको दिया जाएगा, यानी जितने भी जैसे मीर जाफर हो गया, राय दुर्लभ हो गया, सबको पैसा देकर क्या खरीद लिया जाएगा। अब देखिए ना अमित चंद क्या हो गया, अमित चंद को 30 लाख रुपया दिया गया। अब क्या होता है, मीटिंग तो हो गया, मीटिंग होने के बाद जब पैसा मांगने जाते हैं कौन, अमित चंद, अमित चंद की क्या कर दी जाएगी, हत्या कर दी जाएगी। बेचारा बहुत क्या लालची था ना जी, बोल रहा था कि हमको 30 लाख रुपया दीजिए, बंगाल का 50% खजाना हमको दे दीजिए, खाली एगो 2 आदमी को बात कराने के लिए। तो ये सब क्या किया है कि अब इसको क्या कर दिया है, बोला कि भाई इतना पैसा ले समझ तू चल जाए यहाँ से। अब ये क्या करेगा, अमित चंद को डायरेक्ट समाप्त कर दिया जाएगा, इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इनकी कहानी क्या हो जाएगी, अमित चंद की खत्म हो जाएगी। अब ये मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव की संधि हो ही गई, अब इनके बीच में आवश्यकता तो है नहीं। अब आगे देखिए होता है क्या, अब यहाँ से स्टार्ट होगा एक युद्ध। अब मीर जाफर बोलेगा कि भाई चलिए सब कुछ तो ठीक है, आप हमको नवाब बनाइएगा कैसे। अब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि आपको नवाब बनने से मतलब है कि बनाने से मतलब है, हम कैसे बनाएंगे वो हम जानते हैं, नवाब आपको बनाया जाएगा, बस आपको क्या करना है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह आपको करना है। मीर जाफर से बोला जाता है कि आपको क्या करना है कि सिराजुद्दौला को राजधानी से लगभग 32 या 40 किलोमीटर दूरी पर लेकर चले आना है। ठीक है, अब ये कहेगा कि भाई कैसे, मान लीजिए ऐसे हम थोड़े लेके आ सकते हैं, तो बोलेगा कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद ही उनके क्षेत्र पर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। आक्रमण हम करेंगे, आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, उनको खुद आना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि वहाँ से यानी मतलब राजधानी से कुछ दूर तक लेकर आइएगा, ताकि बीच में क्या हो कि जब उनकी स्थिति मतलब कमज़ोर महसूस होने लगे तो राजधानी से यानी बची हुई सेनाएँ उनकी हेल्प के लिए ना पहुँच पाए, ये ज़रूरी होना चाहिए। मीर जाफर बोलता है ठीक है ये मैं काम कर दूंगा। अब होता है क्या, कासिम बाजार में जो दुर्ग था, जो किला था,
वहां पर अंग्रेज क्या कर देते हैं, आक्रमण बोल देते हैं। कटवा नामक स्थान पे, पटवा, पटवा कहाँ पर, यानी जो मेन गेट था पटवा, यानी पटवा पर क्या कर देंगे, पटवा पर आक्रमण करता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पर आक्रमण कर देगा, पटवा पर आक्रमण कर देता है। अब जैसे ही पटवा पर आक्रमण करेगा, सिराजुद्दौला को मालूम चलेगा भाई अंग्रेज क्या कर दिए हैं, आक्रमण कर दिए हैं। अब ये मीर जाफर के नेतृत्व में यानी सारी सेनाएं चल देगी और पटवा आएंगे, तब तक वहाँ सेना क्या हो गई, अंग्रेज सेना गायब हो गई है। और ये आते हैं कहाँ पर, तो फिर आते हैं आपके ये पलासी नामक जगह पर। और पलासी नामक जगह पर होता क्या है, तो एक तरफ अंग्रेजों की सेनाएं होती है और दूसरे तरफ आपकी सिराजुद्दौला की सेना होती है। देखिए इसमें कोई युद्ध नहीं हो रहा है, आप देखिएगा आपको लगेगा कि युद्ध हो रहा है कहीं पर, कहीं नहीं लगेगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक तरफ अंग्रेजों की सेना है, किसकी सेना है जी, अंग्रेजों की, अंग्रेजों की सेना एक तरफ क्या है, अंग्रेजों की सेना है। दूसरी तरफ क्या है, आपका देख सकते हैं दूसरी तरफ क्या, सिराजुद्दौला की सेना, सिराजुद्दौला की सेना, ठीक है। एक तरफ अंग्रेज है और दूसरी तरफ कौन है, सिराजुद्दौला है। अंग्रेजों की सेना मात्र 3000 के आसपास है, 3000 से 4000 के आसपास सेना थी। इसमें हम बोल सकते हैं क्या, इसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपके 2100 जो सेना थे वो आपके भारतीय थे, क्या थे, 2100 सेना जो भारतीय थी, 950 पैदल यूरोपीय सेना थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 950 इनकी सेना बन रही, 950 पैदल यूरोपीय सेना, यूरोपीय सेना, ठीक है, 950 पैदल यूरोपीय सेना। और दूसरा क्या हो जाएगा, 2100, किसी किसी बुक में आपका 2900 से 3000 भी दे देता है, 2100 भारतीय सेना, ठीक है। 100 जो होंगे आपके, 100 आपके तोफ, यानी क्या बोल सकते हैं, तोफ चालक, ठीक है। 100 जो उनकी सेनाएं थी वो आपकी यूरोपीय थी, यानी तोपची बोल सकते हैं उसको, तोप चालक यानी तोपची। 100 के आसपास 100 तोपची थे। कितना हुआ, ये लगभग में उनकी क्या थी, सेनाएं थी। और 50 हम बोल सकते हैं क्या, 50 के आसपास जलीय सेना, ठीक है। अब इतनी सेना क्या होती है, आती है कहां पर बाबू, तो अब इतनी सेनाएं आती हैं आपका पलासी नामक जगह पर। आप जोड़ सकते हैं, मान लीजिए 950 और 50, 1000 हो गया आपका, और 2100, तो मान लीजिए 3100, ये 3200, यानी लगभग 3200 3000 के आसपास इनकी क्या थी, सेना थी, ठीक है। क्या कितना हो जाएगा, लगभग मान लीजिए 3200 के आसपास, 3200 यानी इनकी सेना हो गई, ठीक है। और सिराजुद्दौला की कितनी सेना है, तो बाबू इनकी सेना मत पूछिए, इनकी सेना है आपका 50,000, कितना, 50,000 सेनाएं हैं। और बताइए एक तरफ इधर मात्र कितना, अंग्रेजों की तरफ से सेना कितनी है, तो 950 पैदल यूरोपीय सेना, 21,000 आपका, 21 क्यों लिखिएगा, 2100 भारतीय सेना, 950 पैदल सेना, 2100 क्या हो जाएंगे आपके भारतीय सेना, 100 आपका तोपची होगा, 50 आपका जलीय सेना या नाविक होगा, क्या बोल सकते हैं, नाविक या जलीय सेना। तो बिल्कुल हो गया कितना, 3200 सेना। और सिराजुद्दौला के पास कितनी सेनाएं हैं, 50,000 सेनाएं हैं, फिर भी युद्ध में कैसे हार सकता है, ये संभव है, आपको दिखाई दे रहा है कि युद्ध में हार जाएगा, नहीं हारता। लेकिन कारण क्या था, कारण ये था कि इनकी जितनी भी सेनाएं थी उसमें से अधिकतर सेना युद्ध में भाग नहीं लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या होते हैं, सिराजुद्दौला युद्ध में हार जाते हैं। और इसमें यानी कम सेना होने के बावजूद भी आपकी अंग्रेजी सेना इस युद्ध में क्या होती है, बुरी तरह से सिराजुद्दौला की सेना को पराजित कर देती है। लड़ते कितने लोग हैं, मात्र 2 व्यक्ति के नेतृत्व में सेनाएं लड़ती है, हम जिसका नाम हम यहां पर नोट कर दे रहे हैं, मीर मद्दान और मोहनलाल। मीर मद्दान याद रखिएगा एक व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति था मोहनलाल। ये मात्र 2 ही
सेनापति के नेतृत्व में यानी अंग्रेज सेना क्या कर रही थी, युद्ध लड़ रही थी। सॉरी, अंग्रेज सेना बोला, सिराजुद्दौला की सेनाएं युद्ध में भाग ली थी। बाकी यानी मीर कासिम का हम पहले ही देख लिए थे कि भाई पैसा लेकर भी किया था, नवाब बनने के लिए बोला गया था कि आप केवल युद्ध में आइएगा और दोनों तरफ से क्या कीजिएगा ना, इधर से ना उधर से, एकदम आप क्या बनिएगा, एकदम स्थिर हो जाइएगा, न्यूट्रल हो जाइएगा। आपको ना युद्ध करना है ना उसमें भाग लेना है। मीर जाफर क्या करता है, मीर जाफर के नेतृत्व में जितनी सेनाएं थी वो युद्ध में भाग लेती ही नहीं है। मात्र दो ही आपको बोल सकते हैं, मीर मद्दान और मोहनलाल के नेतृत्व में बेचारा सेना क्या कर रही थी, लड़ रही थी। मीर मद्दान युद्ध में लड़ते लड़ते अंतिम समय में ये क्या हो गया, मीर मद्दान युद्ध में मारा गया है, फिर भी साथ नहीं छोड़ा है किनका, सिराजुद्दौला का। फिर यहां पर देखेंगे कि मोहनलाल के पास जो सैन्य टुकड़ी थी, ये बेचारा क्या करेगा कि अपनी जान का परवाह किए बिना सिराजुद्दौला की जान बचाने के लिए अपनी सेनाओं को भेज देगा और बोलेगा कि महाराज आप यहां से अपनी जान बचाकर निकलिए यहां से। होता क्या है, जैसे ही ये कुछ यानी अपने सेनाओं के साथ यानी सिराजुद्दौला को भेजेंगे राजधानी कि आप जाइए, यहाँ पे स्थिति खराब है, हमारी सेना ही हमारी साथ नहीं दे रही है, आप यहां से निकलिए। तब तक क्या करेगा ये गधा बिकाओ मीर जाफर, ये क्या करता है कि अपने पुत्र मीरन के द्वारा क्या करता है, मीरन यानी मीर जाफर का पुत्र था मीरन और उसका दोस्त था मोहम्मद बेग। किसका दोस्त, मीरन। देखेंगे मीर जाफर का पुत्र का क्या नाम था, मीरन। मीरन और इसका एक दोस्त था, मीरन का एक दोस्त था, मीर जाफर का पुत्र ये था, पुत्र था कौन आपका, मीरन। मीरन का एक दोस्त था और मीरन का जो दोस्त था उसका नाम क्या था, तो मोहम्मद बेग। मोहम्मद बेग यहां पर मीर जाफर भेज देगा अपने पुत्र के नेतृत्व में कुछ सेना, कुछ बटालियन को लेकर कि तुम जाओ और मीर जाफर क्या कर दो, हत्या कर दो। और मीरन क्या करेगा, बोला कि हम तो सामने नहीं आ सकते हैं। वो पहचान लेगा कि मीर जाफर ही है, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने दोस्त के द्वारा क्या करता है, सिराजुद्दौला की हत्या करवा देगा बीच रास्ते में ही, यानी सिराजुद्दौला क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। अब बताइए, अगर अपना लोग धोखा नहीं देते तो क्या ये मारा जाता, नहीं मारा जाता। तो आप ही बताइए कि ये युद्ध था, युद्ध नहीं था, समझिए कि एक प्रकार का षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के द्वारा यानी सिराजुद्दौला को क्या किया गया, गद्दी से हटा दिया गया। केवल लालच के कारण लोग क्या हो गए, बिक गए और लालच के परिणाम स्वरूप बाद में इनको समझ में आएगा कि हमने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। यही तो है आपका प्लासी का युद्ध। कहीं से दिखाई दिया कि यह प्लासी का युद्ध था, कहीं से आपको दिखाई नहीं देगा। अरे युद्ध तो होता है कि आइए सामना सामनी मर्दा मर्दी लड़ा जाए, लेकिन यहाँ पे कहीं पे सामने सामने युद्ध दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे केवल षड्यंत्र के द्वारा क्या किया है, सिराजुद्दौला को मात्र एक ही व्यक्ति से युद्ध होता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। केवल सिराजुद्दौला को पद से हटाने के लिए, गद्दी से हटाने के लिए सारा षड्यंत्र रचा जाएगा, जिसमें हम ये सभी लोग शामिल होंगे। इतने बड़े बड़े लोग शामिल है भाई, मीर जाफर हो गया, राय दुर्लभ हो गया, अमित चंद हो गया, मणिक चंद हो गया, ये सब लोग इनके खिलाफ थे। अब ये मिल जाएंगे अंग्रेजों के साथ, ये अंग्रेजों के साथ ही मिल जाएंगे, जिसके परिणाम से क्या होगा, सिराजुद्दौला को हत्या कर दी जाएगी। मीरन और उसके दोस्त यानी मोहम्मद बेग ने क्या कर दिया, दोनों ने मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद 1757 ईस्वी बंगाल का जो अगला नवाब बनेगा वो मीर जाफर बनता है। इस तरह से प्लासी का युद्ध होता है आपका समाप्त। तो प्लासी का युद्ध हम लोग देख सकते हैं। एक तरफ से ये डेट क्या हो सकता है बाबू, तो डेट याद रख लीजिएगा इसका। डेट यानी प्लासी नामक जगह पर हुआ था। डेट क्या था, तो डेट आप हम बोल सकते हैं क्या, 23, क्या लिख दे, इधर लिख दे रहा है 23 जून 1757। डेट क्या हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी क्या हुआ था आपका, ये प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। और इसमें किसकी हत्या हो जाती है, सिराजुद्दौला की हत्या होती है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि मीर जाफर जो होता है वो बंगाल का अगला नवाब घोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब मीर जाफर क्या होगा, मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया जाएगा। मीर जाफर के बाद, मीर जाफर के राजा बनने के बाद क्या होता है,
अब उनको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, जैसे वो बोले थे, जो जो शर्त इनके साथ रखा गया था, मीर जाफर के साथ शर्त क्या रखा गया था कि भाई आपको क्या करना है, हम आपको राजा बनाएंगे, यानी हम बंगाल का नवाब आपको बनाएंगे, और आपको क्या करना है, यानी मुक्त व्यापार, बंगाल में तो हम यानी पहले मुक्त व्यापार करेंगे, दूसरी बात यानी बंगाल में कहीं भी क्या करेंगे, दुर्ग लगाएंगे, आप उसमें रोक टोक नहीं कर सकते हैं। बंगाल में हम अपना दुर्ग लगाएंगे, वहाँ पे मुक्त व्यापार करेंगे, और साथ साथ क्या बोले थे कि जो आपका क्या 24 परगना जो है, वो 24 परगना की ज़मींदारी वो हमको मिल जानी चाहिए। और 24 परगना की ज़मींदारी इन्हें क्यों चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ पे दुर्ग लगाते, और दुर्ग लगाने के लिए मान लीजिए पैसा चाहिए ना, तो अपने पास से क्यों खर्च करेंगे, यहीं से बटोर कर यहीं पर लगा देंगे। काफ़ी चतुर थे, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करने वाले नहीं थे ये। अब क्या होगा कि बहुत सारे लोग यानी आपके दरबारी लोग, मीर जाफर के दरबारी लोग ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको, जो लोग मतलब आपको मीर जाफर जो थे इनके काफ़ी नापसंद करते थे, इनको पसंद नहीं करते थे। उस समय के बहुत सारे इतिहासकार ने क्या कहा है इन्हें, यानी क्लाइव का गधा कह के पुकारा है। ओरिजिनल में क्लाइव का गधा था, जो क्लाइव बोलता था वही करता था। तो देखिए ये बार बार क्या करेंगे, इनका शोषण करना शुरू कर देंगे अब अंग्रेज, ठीक है। ये अंग्रेज क्या करेंगे, इनका शोषण करना प्रारंभ करेंगे। शासक तो बन गए, लेकिन ये एक सेनापति थे और शासन के गुण उनके अंतर्गत नहीं था, यानी राजपाट को किस प्रकार चलाना है ये उसमें ये गुण उनके अंतर्गत नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि खजाना एकाएक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब बार बार यानी अंग्रेजों को दान इतना देंगे बेचारे, पूरा लुटा देंगे अंग्रेजों पर सारे धन संपत्ति खजाना, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पास खजाना कम पड़ जाएगा। जब खजाना कम पड़ने लगा तो क्या करेंगे, यानी जितने भी सूबेदार लोग हैं छोटे छोटे, जैसे पटना के हो गए सूबेदार, ठीक है, पटना के आपका राम नारायण हो गए, ठीक है, आपका उड़ीसा के राजा राम हो गए, तो ये जितने भी सूबेदार थे या बोल सकते हैं हमारे गवर्नर थे, तो इन लोगों के पर ये दबाव देना कौन कर देगा, मीर जाफर उन पर दबाव देना शुरू कर देंगे, भाई आप लोग कर दीजिए, और दबाव देना शुरू करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मीर जाफर के विरुद्ध अब क्या हो जाएगा, मीर जाफर के विरुद्ध अब विद्रोह शुरू हो जाएगा। और उस विद्रोह को दबाने के लिए क्या करेंगे अंग्रेज, सोचेंगे भाई अब मान लीजिए इनके पास खजाना तो है नहीं मीर जाफर के पास, और जब खजाना नहीं है इनके अंतर्गत तो मीर जाफर एक समय ऐसा आया कि भाई मीर जाफर अंग्रेजों को भी कुछ देने लायक नहीं रह गए थे, क्योंकि उनके पास था ही नहीं, तो देंगे कहाँ से। अब इसके लिए क्या करना है, यानी अपने सेनाओं का खर्च इनसे वहन नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप यानी अपने अपने सूबेदारों पर ये दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यानी सूबेदार क्या करने लगे, इनके विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिए। अब उस समय देखिएगा होता क्या है, प्लासी के युद्ध के बाद यानी रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला लिया, 1760 ईस्वी में क्या किया जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला लिया जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव को जब वापस बुला लिया जाएगा तो कार्यवाहक के पद पर यानी कौन रहेगा, हॉलवेल रहेगा आपका, यानी गवर्नर के पद पर कौन रहेगा, हॉलवेल रहेगा। और हॉलवेल के बाद आते हैं आपका वेंसिस्टार्ट, यानी एक गवर्नर बनकर आता है वेंसिस्टार्ट, और वेंसिस्टार्ट क्या करेगा, देखेगा कि भाई मीर जाफर उस लायक नहीं है, अब इनको भी 1760 ईस्वी पद से हटा दिया जाएगा, और फिर मीर कासिम को क्या किया जाता है, बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। जैसन करनी वैसन भरनी, बात समझा है ना। तो आप उस लायक होंगे, आप जिस पद के लायक होते हैं वो पद आपको मिलता है, इसमें कोई धूमत नहीं है। बस इतना याद रखना चाहिए कि मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत के परिणाम स्वरूप जो आपको सफलता मिलती है उसका समझिए कि मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। हम लोग जो मेहनत करके जो चीज़ प्राप्त करते हैं उसका मज़ा बहुत, मतलब समझिए कि उसका स्वाद जो होता है काफ़ी मीठा होता है, और वो यानी काफ़ी लंबे समय तक के लिए होता है। और छल कपट और शॉर्टकट रास्ते से यानी जो सिद्धि प्राप्त के हम लोग जो सफलता प्राप्त करते हैं वो ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं होता है। इसलिए आप लोगों से ये आग्रह है, कल 15 अगस्त का दिन है, आप लोग को बहुत सारी बधाई है 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस का। और फिर हम इसका जो अगला भाग है हम लोग देखेंगे आपका, इसके बाद आएगा हम लोग, यानी जैसे ही मीर कासिम को शासक बनाया जाएगा, नवाब बनाया जाएगा, वो अपना क्षेत्र सुदृढ़ करना शुरू कर देगा, अपने क्षेत्र को मजबूत करना शुरू कर देगा, सेनाओं का पुनर्गठन करेगा, ठीक है, किला का निर्माण करेगा, तोप खाना का निर्माण करेगा, तोड़दार बंदूकों का निर्माण शुरू कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को लगेगा कि भाई ये कहीं हमसे मजबूत ना हो जाए, हमसे शक्तिशाली ना हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप फिर क्या करेंगे, ये मीर कासिम को भी पद से हटाने का प्रयास शुरू कर देंगे। और उसके
बीच क्या होगा, एक युद्ध होगा जिसको हम किस नाम जानेंगे, तो बक्सर का युद्ध देखेंगे। तो ये आपका हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपका बक्सर का युद्ध। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लासी का युद्ध। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।